नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राणा। समान नागरिक संहिता के फैक्ट्स को बताती पेश है हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि कैसे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई कानूनों को बदल दिया गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दिक्कत सिर्फ मुस्लिम नहीं, कई और भी हैं। कुछ और भी है जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड में सवाल उठ सकते हैं। कई राज्य हैं, जनजातियां हैं और हिंदू धर्म के कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो आपस में विरोधाभास रखते हैं। तो क्या होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चुनौतियां, आज यही समझते हैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल समेत कुछ और चीजें समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। पार्ट 1 में हमने बताया था कि क्या होता है सिविल कोड और किस किस तरह की उसमें चीजें हैं, और पार्ट 2 में हिंदू कोड बिल के बारे में बताया था कि कैसे हिंदू कोड बिल लागू किया गया, क्या चुनौतियां थी और क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया गया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि वेदों और पुराणों के आधार पर जो हिंदू विवाह के रीति नीति थी उनमें भी कुछ खामियां थी, और अंग्रेजों के दखल के बाद कई सुधार हुए, और आजादी के बाद बड़े हो हंगामे के बाद देश में हिंदू कोड बिल लागू हुआ। इधर हिंदू कोड बिल लागू हो गया, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी ने भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, ना अंग्रेजों ने की थी, ना जो भारत सरकार थी आजादी के बाद उन्होंने किया। मुस्लिम समाज में शरीयत के हिसाब से कानून है, यानी कि कुरान, हदीस या दूसरे तर्कों के आधार पर बनने वाले कानून, जिनके आधार पर शादी, ब्याह, तलाक जैसे फैसले काजी करता है, या फिर जरूरत पड़ी तो काजी के बाद मुफ्ती तक मामला जाता है। मुस्लिम में शादी संस्कार न होकर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे तो इस धर्म में मुस्लिम युवक 4 तक विवाह कर सकता है, लेकिन इसके पीछे तर्क अलग दिए गए थे, शर्तें अलग थी। जैसे बाकी विवाह, यानी एक के बाद जो विवाह होंगे वे तो अनाथ के साथ होंगे, गरीब विधवा महिलाओं के साथ शादी की जाएगी। दूसरा यह था कि जब गारंटी हो कि दोनों महिलाओं को बराबर सम्मान देगा, भेदभाव नहीं करेगा और दोनों महिलाओं को पालने में सक्षम होगा, तो ये दूसरी शर्त है। जहां भारत में मुस्लिम धर्म में आसानी से 4 शादियां हो जाती है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, टर्की, यहाँ तक कि पाकिस्तान, ट्यूनीशिया समेत कई देशों में मुस्लिम दूसरी शादी करने में काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वहाँ कानूनी पेंच काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो सबसे खराब नियम है वो है निकाह हलाला, यानी कि पति पत्नी तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहें तो इसके लिए पत्नी को किसी और से शादी करनी जरूरी होगी। चलिए, शादी भी कर ली, लेकिन जो सबसे खराब है वो है कि इनको फिजिकल रिश्ते भी बनाने होंगे, फिर दोनों के बीच तलाक होना चाहिए, और तब जाकर पहले के पति पत्नी आपस में फिर शादी कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में एक प्रथा है खुला, जिसके तहत महिला को भी यह अधिकार है कि वो पुरुष को तलाक दे सकती है। भले इसके मामले कम आते हैं, लेकिन ये नियम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में सन 1956 में ही 3 तलाक को बैन कर दिया गया था। ट्यूनीशिया, सीरिया, इन देशों में भी कुछ इसी तरह के नियम हैं। बता दें कि इन देशों के अलावा ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया पर भी 3 तलाक को लेकर अलग अलग कानून बनाए जा चुके हैं, जबकि भारत में अब जाकर 3 तलाक पर कानून बना है। जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? संपत्ति के अधिकार के मामले में मुस्लिमों के नियम ठीक ठाक है। यहाँ बेटियों को भी बेटों की तरह संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। बस अंतर इतना है कि संपत्ति का 2/3 हिस्सा बेटे को और 1/3 हिस्सा बेटी को दिया जाता है। हिंदू समाज में पिता या माता की अर्जित संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का प्रावधान है, यह कर सकता है।
जबकि मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में अर्जित संपत्ति के 1/3 हिस्से से ही बच्चों को बेदखल किया जा सकता है। अगर कोई पिता चाहे भी तो वो भी पूरी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकेगा। 2/3 हिस्सा उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर बच्चों को देनी होगी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिशें नहीं हुई। समय समय पर इन कुरीतियों को दूर करने की कोशिशें भी हुई हैं और की भी गई है। जैसे मामला 1978 का है, जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। दरअसल 1978 में इंदौर की एक महिला थी, शहबानो। उनके पति एक बड़े वकील थे, जिन्होंने उनको छोड़ दिया और कुछ सालों तक गुजारा भत्ता भी दिया, लेकिन बाद में बंद कर दिया। जिसके बाद शहबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत केस दर्ज कर दिया। सीआरपीसी यूनिफॉर्म कोड है और इस आधार पर कोर्ट ने शहबानो को हर महीने 25 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। जिसके बाद शहबानो के पति को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और 1980 में आदेश दिया कि निचली अदालत का फैसला सही है। साथ ही उन्होंने गुजारे भत्ते की राशि थोड़ा और बढ़ा दी। इससे नाराज उनके पति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल हो चुका था, देश भर में इस मामले की भी गूंज हो चुकी थी, तो संविधान की 5 जजों के संविधान पीठ इस मामले पर बैठी, जिसने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया और देश में फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत भी बताई। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। लेकिन फैसले से मुस्लिम संगठन नाराज हो गए, क्योंकि उस समय राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिमों को की जो उनकी नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए 1986 में एक एक्ट बनाया, जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होती, ये कहा गया। यानी कि शहबानो का मामला वहीं फंस गया जहां से शुरू हुआ था। इस एक्ट के हिसाब से तलाक के 3 महीने तक ही पुरुष महिला को गुजारा भत्ता देगा और गर्भवती महिला की मां बनने तक ही पुरुष की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अगर बच्चे हैं तो वो 2 साल तक बच्चों की देखरेख कर पाएगा, उनको गुजारा भत्ता दे पाएगा। जब ये एक्ट बना तो हिंदू नाराज हो गए, क्योंकि एक ही देश में उनके लिए अलग नियम थे। पत्नी को छोड़ने पर हिंदुओं को जेल थी और मुस्लिमों के लिए एक तरह से खेल बन गया था। ये घटना इतिहास की एक ऐसी घटना बनी जिसने बीजेपी की राह तय कर दी, क्योंकि इसके बाद राजीव गांधी ने हिंदुओं की नाराजगी को समझते हुए उनको खुश करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। और जब राम मंदिर का ताला खुला तो उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि किस तरह से पूरा कोर्ट का दखल हुआ और फिर देश में राम की लहर चली और जो आज तक चल रही है। खैर, ये तो थी पॉलिटिकल बात, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 60 साल की बुजुर्ग शहबानो के साथ ठीक हुआ? क्या सरकार ने ठीक किया या उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ठीक किया? ऐसे ही 1997 में एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों के बड़े होने तक, बालिग होने तक उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। ऐसे ही बीच बीच में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कोर्ट के फैसले होते रहे, लेकिन इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला तब आया जब 2015 का एक मामला आया। मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था, जहां उत्तराखंड की शायरा बानो ने 3 तलाक को अवैध ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल शायरा के पति ने उनको स्पीड कोर्ट से 3 तलाक भेज दिया था, जिसके बाद अनुच्छेद 32 के आधार पर शायरा बानो ने 3 तलाक को अवैध करने की मांग की। इसमें उन्होंने निकाह, हलाला और बहुविवाह को भी जोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निकाह, हलाला और बहुविवाह को हटा दिया। बाकी 3 तलाक के मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को 6 महीने के लिए अवैध ठहरा दिया और सरकार को आदेश भी दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर कानून बनाया जाए 3 तलाक को लेकर। 9 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही देश में 3 तलाक कानून लागू हो गया। इसके तहत पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। पुलिस बिना वारंट के ही पति को गिरफ्तार कर सकती है और 3 तलाक देने वाले आरोपी पति पर केस चला सकती है, जिसमें 3 साल की सजा तक का भी प्रावधान है और साथ ही जुर्माना, और सजा और जुर्माना दोनों भी है। वहीं मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर 3 तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। इस बिल में, इस कानून में ये भी प्रावधान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर
क्या ये अच्छा और सुधार वाला फैसला नहीं था? क्या मुस्लिम महिलाओं के इस कानून के बाद अधिकार मजबूत नहीं हुए? वहीं समीना बेगम ने भी निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है, जिस पर विचार चल रहा है, जबकि कई देशों में निकाह हलाला बैन है। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे देश में कई कानूनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में काफी कदम उठाए हैं और एक हद तक सफल भी हुई है, क्योंकि इतनी नाराजगी नहीं रही। एक चीज जो सबसे अहम है और जिस पर सबसे कम चर्चा हो रही है वो है अविभाजित हिंदू परिवार यानी HUF। देश में हिंदुओं को ये खास सुविधा है, यानी कि अगर कोई हिंदू परिवार अपने परिवार को अविभाजित हिंदू परिवार के रूप में दर्शाता है तो परिवार को IT एक्ट 1961 के तहत कई चीजों पर टैक्स छूट मिलती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, होम लोन, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट शेयर और दूसरी कई चीजें जिनमें जबरदस्त टैक्स छूट है, जिसका गुजराती और मारवाड़ी सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं। और अगर समान नागरिक संहिता के तहत ये नियम आता है तो या तो हिंदुओं को भारी नुकसान होगा या बाकी धर्मों के लोगों को भी हिंदुओं की तरह काफी फायदा मिलने वाला है। जैसे कि पहले ही बताया था कि हिंदुओं में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन भी आते हैं। वहीं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समेत कुछ और धर्मों के लिए हिंदू कोड बिल तो बना, तो ईसाई, यहूदी और पारसी धर्मों का क्या हुआ? अब ये समझते हैं। ईसाई मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट बना, क्योंकि अंग्रेज भी क्रिश्चियनिटी से संबंध रखते थे, तो ईसाई और पारसी धर्मों के लिए कानून बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि पारसी, जिनकी संख्या भारत में 60,000 के करीब मानी जाती है, इस धर्म में यह नियम है कि अगर दूसरे धर्म की लड़की ने पारसी पुरुष के साथ विवाह किया तो भले ही पारसी न हो, लेकिन उनकी संतानें पारसी ही मानी जाएंगी। जैसे उदाहरण लेते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने भी एक पारसी पुरुष जुबिन ईरानी से शादी की है, तो विवाह के बाद वो पारसी परिवार में चली गई। वो भले ही पारसी न मानी जाएं, लेकिन उनके जो 2 बच्चे हैं, जौहर ईरानी और जोइस ईरानी, दोनों पारसी हैं। इसके उल्टा हो तो बच्चों को पारसी धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी ने भी पारसी युवक फिरोज गांधी से विवाह किया था। शादी तो हिंदू रीति रिवाज से हुई, मगर रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी के मुताबिक फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म अपना लिया था, इसीलिए राजीव गांधी, संजय गांधी पारसी नहीं माने गए और उनकी संतानें भी वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पारसी नहीं माने जाते, वो हिंदू माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत में यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म के लोगों की संख्या भारत में लगभग 5 से 6 हजार है और ये भी काफी रूढ़िवादी है। इनमें तलाक का कोई अभी प्रावधान नहीं है। चलिए अब दूसरा एक और मामला ले लेते हैं। मामला है गोवा में 1867 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसका क्या? ये कोड भारत का नहीं है, बल्कि ये सिविल कोड पुर्तगाल का है। यहाँ हिंदुओं को पत्नी की सहमति से 2 शादियां करने का अधिकार है। यहाँ कैथोलिक के लिए तलाक का अधिकार नहीं है और ना के बराबर है। पति पत्नी के बीच संपत्ति का अधिकार भी बराबर ही होता है। संपत्ति बराबर बांटते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। गोवा के मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून लागू नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ विवाह के मामले में सिर्फ एक ही शादी करेंगे। बता दें कि 1966 में जो सिविल कोड पुर्तगाल में बना था, गोवा में वही चल रहा है। इससे पहले 1981 में भारत सरकार ने गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की थी, जो भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जिसका जोरदार विरोध हुआ। तो क्या नया यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा पर भी लागू होगा? और उस वक्त जब लागू हो रहा था तो गोवा के लोग क्यों नाराज थे? और अगर ऐसा होता है तो क्या अब गोवा के लोग मानेंगे? अब बात करते हैं ट्राइब्स की, जो काफी अहम मुद्दा है, जिनकी अपनी अलग ही दुनिया है। उनके अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। 371 ए और एफ के तहत नागालैंड और मिजोरम को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे इनमें संसद का कोई भी कानून तभी लागू होगा जब विधानसभा एक संकल्प पास करेगी, जिनमें उनकी प्रथाएं हैं जिन पर कानून लागू नहीं होगा। कुछ उनके सिविल और क्रिमिनल मामले भी हैं जिन पर देश के कानून लागू नहीं होते। देश में 10 ट्राइबल क्षेत्र हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, असम में 3-3, त्रिपुरा में 1 इलाका है। इन 10 जिलों को स्वायत्तता दी गई है, जिन्हें कुछ मामलों में सिविल और क्रिमिनल मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाने और उनका पालन करने का अधिकार है। वो अपने हिसाब से कानून बना और चला सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन इलाकों में भी
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सही होगा या अभी जरूरी है। वहीं कुछ समय पहले विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का अभी सही वक्त नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, चीन, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, लेकिन वहां थोड़ा बहुत राज्यों के आधार पर अंतर हो जाता है। दुनिया के इस्लामिक देशों में आमतौर पर पारंपरिक शरिया कानून ही लागू है और उसी के आधार पर नागरिक कानून बने हैं। इन देशों में सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे कई देश शामिल हैं। वहीं अगर नए कानून सभी पर धर्म, जाति और क्षेत्र को ध्यान में रखकर मौजूदा वक्त के हिसाब से सुधारवादी बनते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में एक रूपता आएगी और राष्ट्रवादी भावना, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता को बल मिलेगा। फिलहाल जब मांग उठी गई है तो केंद्र को सुधार की दिशा में कदम बढ़ा ही देने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो के पहले 2 भाग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। साथ ही आपके सलाह, सुझाव और शिकायतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही करवाएं। फिलहाल आज इतना ही। ये थी हमारी आज की 3 वीडियो की आखिरी वीडियो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आधारित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।